विधानसभा की शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार। सदन में उठा खुले में नमाज, वाटर लॉगिंग, एचपीएससी और किसानों का मुद्दा। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। सदन में वाटर लॉगिंग पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, पिछली सरकारों के समय से चली आ रही है वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए हमने बड़े स्तर पर बनाई योजना। विधानसभा सत्र में उठा कृषि कानून और किसानों का मुद्दा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा, जबरन वापस लेने पड़े कृषि कानून, केंद्र सरकार को भेजा जाए एमएसपी कानून लागू करने का प्रस्ताव। और गुरुग्राम में नहीं थम रहा खुले में नमाज पर बवाल। हिंदू संगठनों पर लगे आरोप। नमाज पढ़ने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाने का बनाया गया दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा और शहीदों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। तो वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के नाम शोक प्रस्ताव में न होने पर आपत्ति जताई। सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने सवाल पूछने शुरू किए तो संबंधित मंत्रियों ने एक एक कर सभी सवालों के जवाब भी दिए। सत्र में सदन के अंदर वाटर लॉगिंग, किसान आंदोलन, एमएसपी पर कानून और एचपीएससी समेत तमाम मुद्दे उठे, जिनका सीएम समेत दूसरे मंत्रियों ने जवाब दिया। सीएम ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार हैं, वो जल्द ही वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान करेंगे। वाद विवाद के बीच सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये सदन भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। जनरल विपिन रावत ने देश की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्र तथा सेना के प्रति समर्पण भावना तथा प्रतिबद्धता के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। ये सदन इस दुर्घटना में शहीद हुए पंचकुला जिले से विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने अंबाला शहर से बीजेपी के विधायक असीम गोयल से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ। इस दौरान विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के तमाम प्रयास किए गए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल। सर, मेरा सबसे पहला सवाल कि जिस तरीके से आपने आज अपना सवाल रखा कि जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उनके परिवारजन भी जो है लगातार जो है उनकी इससे तकलीफ भी बने रहते हैं कि आखिरकार वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। उसको लेकर जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया उस तरीके से नहीं है जो आपने अनुरूप सोचा था। देखिए, हर चीज को सोचने का और देखने का एक नजरिया होता है। मेरा सवाल उन हजारों लाखों हरियाणा पंजाब के जो बच्चे हैं, हरियाणा के जो मेरी अपनी विधानसभा से हजारों बच्चे गए हैं, उनके लिए था कि देखिए उनके साथ चाहे तो 2-3 तरीके से विदेश जा रहे हैं, स्टडी वीजा आईलेट्स करके या टूरिस्ट वीजा के ऊपर उनको धोखे से भेज दिया जाता है या डोंकी बना के, बिल्कुल आप समझें कि 2 नंबर में उनको भेजा जाता है। और जो स्टडी वीजा वाला भी सिस्टम है वो भी बहुत कम लोगों के पास मिनिस्ट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेंटर से जो लाइसेंस मिलता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी जिसमें एफिलेटेड होती हैं वो नहीं है। वो क्या करते हैं, थर्ड वेंडर के माध्यम से कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी पकड़ लेते हैं, 2-4 कमरों की यूनिवर्सिटी, और बच्चा वहां भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। सरकार कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी लेकर आए, कोई प्लेटफॉर्म लेकर आए और 2 तरह की फीस तय कर दे कि ठीक है भाई, स्टडी वीजा के नाते जो बच्चा जाएगा उसको इतना पैसा सरकार को देना और इतना जो है लाइसेंस होल्डर है उसको मिलेगा, और जो दूसरा बच्चा वर्क परमिट के नाते जाएगा वो इस तरह की रेवेन्यू जो है सरकार को देगा और लाइसेंस होल्डर को देगा। सर, अगर बात करें भर्ती फर्जीवाड़े की, सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज जो है वो गूंज रही है। लगातार विपक्ष जो है इस मामले को भुलाने की कोशिश भी कर रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? और साथ ही साथ आगामी सोमवार को जो है काम रोको प्रस्ताव भी जो है वो लाया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो लोग आज इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर
उंगलियां उठा रहे हैं। वो तो खुद शास तो बोले, छलनी भी बोले जिसके अंदर 100 छेद, जो खुद जिनके राज के अंदर कंडक्टर बसों के अंदर बस की टिकट के ऊपर पीछे नंबर लिख के नौकरियां बेच देता था। हर एमएलए विधायक की जेब के अंदर जो है 5-7 नौकरी लगने वालों के नाम होते थे, रिश्तेदारों के नाम होते थे, बेची जाती थी, शरेआम नौकरियां मिलती थी। वो लोग, हमने तो हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगा, आरोप सिद्ध हुआ नहीं हुआ, हमने तो उसको ऑफिसर को, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसको टर्मिनेट करने का काम किया। जितने लोग भी हैं, चाहे उन्होंने हमारी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया, चाहे कुछ है, कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तरीके से सबके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें कोई भी बड़ा मगरमच्छ है, कोई छोटी मछली है, कोई नहीं बचेगा। और आज तक कांग्रेस बता दें उन्होंने किसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। अगर देखा जाए तो एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को बर्खास्त किया गया है। एचपीएससी के चेयरमैन अभी भी बदस्तूर वो वहां पे कार्यरत हैं, इसके लिए एचएससी के भी चेयरमैन कार्यरत है। किस तरीके से देखते हैं जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि सरकार ने सबसे पहले जिस अधिकारी की इन्वॉल्वमेंट सामने आई उसको हटाने का तुरंत प्रभाव से काम किया, हटाने का। और दूसरी बात, जांच से सरकार कभी पीछे नहीं मुड़ रही। सरकार ने कहा कि हम जांच करवाएंगे और जिस एजेंसी से होगी तय होगा, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब तक चेयरमैन के ऊपर अभी तक कोई ऐसा आरोप साबित नहीं हुआ, तो आप देखिए सारे लोगों को भ्रष्ट बता के आप बिना प्रूफ के कैसे कार्रवाई कर सकते हो। आप उनके खिलाफ भी प्रूफ आएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल, जिन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, बिना किसी तथ्य के वो बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा बाकायदा निष्पक्ष तरीके से भर्ती फर्जीवाड़े मामले की जांच की जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा से भी खास बातचीत की है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ। इस दौरान सड़क से लेकर सदन तक भर्ती फर्जीवाड़े की गूंज उठी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज सदन की कार्रवाई में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन मुद्दों को जो है सिरे से निरस्त किया गया। नमस्कार जी। देखिए, आज सबसे पहले चर्चा थी, मेरा ही प्रश्न था, प्रश्नकाल मेरे से ही शुरुआत था। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में जनरल कास्ट में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे उनके लिए कोटा फिक्स किया था और उसके तहत रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई कुछ बच्चों की। कोर्ट का हवाला देके उनकी ज्वाइनिंग रोक दी, जबकि मेरा प्रश्न था कि उस पर स्टे है या नहीं। एक ऑर्डर में स्टेटस को था, परंतु वो कंप्लेनेंट ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैंने सदन में बताई भी ये बात, परंतु सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि साहब हम दोबारा से पढ़ेंगे या देखेंगे। तत्पश्चात किसानों के मुद्दे की बात थी, चाहे एमएसपी पे प्रस्ताव बनाने की बात थी, या डीएपी की कमी रही, या पूरे हरियाणा के अंदर जल भराव की बात रही, या मेवात के अंदर तो जो डेटा सामने आया बड़ा भयानक है। हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल मेवात को अपने से अलग समझ रहे हैं। क्या मेवात के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है? क्या मेवात हमारे हरियाणा का हिस्सा नहीं है? आप 5-5 साल से वहाँ भर्तियां नहीं कर रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? बेरोजगारी की तरफ जाएंगे, आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जाएंगे। और बेरोजगारी का भी मसला था कॉलिंग अटेंशन पे। बड़ा दुख हुआ कि सारे ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा था, चाहे गुड़गांव के अंदर पुलिस द्वारा व्यापारियों को डराने धमकाने का, करोड़ों रुपए की हेराफेर का मामला था, किसी भी मामले पे सरकार चर्चा को तैयार नहीं हुई। सर, एचएससी भर्ती फर्जीवाड़े की बात करें तो लगातार जो है इसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर बना हुआ है। आज भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन बहुत सीमित चर्चा हुई। हालांकि अब जो है, अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आगामी सोमवार को जो है वो काम रोको प्रस्ताव भी लाया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं सरकार कितना बचाव कर रही है और कितनी निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कर रही है? देखिए, मैं पहली बात तो ये सोचता हूँ, चाहे सरकार कोई भी हो, आप काम करेंगे तो गलती होगी, पर सरकार को गलती दबानी नहीं चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए। पर पता नहीं सरकार अपनी बीमारियों को क्यों छुपाती है। उजागर करे, उसको चर्चा करे, सदन में हम साथ हैं। अगर जो सरकार सच्ची नीयत से ये सोचे कि नहीं, भर्ती पारदर्शिता से होनी चाहिए, हरियाणा के युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए, विपक्ष पूरा साथ देने को तैयार बैठा है उनके। सर, किसानों के मुद्दे की अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछले सदन के दौरान जो है धन्यवाद प्रस्ताव भेजा गया था बाकायदा, इस बार जो है वो अब एमएसपी कानून को अमली जामा पहनाने का प्रस्ताव जो है वो भेजे जाने की पेशकश हुई है। किस तरीके से देखते हैं, क्या उसे प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, नहीं किया गया है? इन तमाम पहलुओं पे क्या कहना है आपका? नहीं, वो हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी, उसको उन्होंने सिरे से अभी तो नकार दिया है। अभी 3 दिन का सेशन और फिर कोशिश की जाएगी। और किसान कानूनों में देखो सारे डिसअलाउ कर दिए, चाहे वो यूरिया की कमी की बात हो, चाहे डीएपी की कमी की बात हो, या किसान की और समस्या की बात हो। और सबसे बड़ी बात,
आज हमारे यहाँ 700 कुछ किसान शहीद हो गए। कल तक क्या क्या स्टेटमेंटें आती थी, क्या क्या चीजें सुनने को मिलती थी, और आज जब आप कानून वापस ले लिए, देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांग ली, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मेरे से काम किया मैंने, कोई कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, मेरे से कोई गलत निर्णय हो गया, हमें अपने प्रजा से, अपने स्टेट से माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आगामी सोमवार को एक बार फिर से विधानसभा सत्र जो है बैठेगा, उस दौरान काम रोको प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। किस तरीके से देखते हैं, क्या रहने वाला है, क्या हंगामेदार रहेगा, क्या आपकी क्या कयास है उसके ऊपर? नहीं, देखिए, हमारा हंगामा करना कोई मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हरियाणा की जनता ने हमें चुन के भेजा है, मुख्य विपक्षी दल के होने के नाते जो समस्याएं लोगों को आती हैं, उन समस्याओं की हम पटल पे चर्चा करें। चर्चा करेंगे तो समाधान निकलेगा, हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो किसी समस्या का समाधान ही नहीं निकल सकता, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा, जिन्होंने कहा कि सरकार जो है चर्चा से भागती है, यदि वो चर्चा करेगी तो हर प्रॉब्लम का जो है समाधान जरूर निकलकर सामने आएगा, और उनकी कोशिश रहेगी कि आगामी सोमवार को जब एक बार फिर से सदन शुरू होगा, उस दौरान इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा जरूर होगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा। विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार नौकरी घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया और गठबंधन की सरकार को घेरने की कोशिश की। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो चंडीगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस की ओर से आज प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एचपीएससी भर्ती मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, और अब जो युवा इकाई है वो भी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर सदन की सरकार पर हमलावर बना हुआ है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि यहाँ पे यूथ कांग्रेस के द्वारा बाकायदा विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है, और लगातार जो है गठबंधन की सरकार को लेकर जो है वो तमाम तरह के हथकंडे जो है विपक्ष द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरीके से जो एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा है उसको लेकर जो है सरकार को घेरा जा सके। तो ये तस्वीरें हैं इस समय हरियाणा विधानसभा के ठीक बाहर की, जहाँ पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में इस समय जो है घेराव करने के प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहाँ पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जो है वो बाकायदा गठबंधन की सरकार को लेकर, सरकार फर्जीवाड़े मामले को लेकर जो है वो लगातार तरह तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं विधानसभा के बाहर की, जहाँ पर इस तरह के हालात जो है वो इस समय बने हुए हैं। यूथ कांग्रेस के द्वारा लगातार जो है वो गठबंधन की सरकार को भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर घेरा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा सत्र के बाहर की, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीर लगाकर जो है, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीर लगाकर जो है वो इनका विरोध किया जा रहा है। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें हैं विधानसभा के बाहर की, जहां पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में ये जो एक तरह से विरोध जो है वो गठबंधन की सरकार पर लगाया जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन। एनएसयूआई के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अक्षय कुमार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि एनएसयूआई आने वाले समय में जिला स्तर पर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। हर खबर हरियाणा के पंजाब से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय कुमार से खास बातचीत की है। अक्षय कुमार ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव
बिल्कुल तैयारी पर है और हर राजनीतिक दल जो है इस समय राजनीतिक रणभूमि में उतर चुका है और खास तौर पर युवाओं का बहुत बड़ा इस समय रोल है और हर राजनीतिक दल युवाओं पर एक तरह से फोकस कर कर आगे चुनाव में उतरती है, क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ NSUI के राष्ट्रीय प्रदेश प्रधान रिपीट हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अक्षय जी हैं। उनसे जानते हैं अक्षय से कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव पंजाब में क्या रणनीति रहने वाली है, खास तौर पर युवाओं की। तो अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव का दंगल एक बहुत तरीके से भग चुका है, उन चीज़ों को देखते हुए आज NSUI की हमारी मीटिंग थी कि उस मीटिंग में हमने आज हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं पूरे पंजाब के उनको बुलाया था और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आ रखे हैं। उनके द्वारा हमारे चुनाव के तरीके में यूथ क्या विजन रखता है, वो चुनाव के विजन को लेके वो कैंपसेस में भी जाएंगे, नौजवानों से मिलेंगे, नौजवानों की बातें सुनेंगे, नौजवान के मुद्दों को एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करेंगे और आते ही मैनिफेस्टो कमेटी को हमारी को देंगे। उस तरीके से चुनावों के अंदर नौजवान हमारे से क्या चाहता है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम किस तरीके के मुद्दों को हल करवाएं। नौजवानों को जो रुझान बढ़ चुका है कि नौजवान यहाँ से छोड़ के बाहरले देशों को जाने की ओर बहुत ज्यादा संख्या में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए नौजवान क्या सोचते हैं और क्या सोच रखते हैं, उन चीजों को लेके नौजवानों के बीच में जाके उनके मुद्दे लेके आएंगे और हमको हमारे को सौंपेंगे। वो 5 साल आपकी सरकार रही, आपने बात की कि नौजवान पंजाब से बाहर बहुत निकल रहे हैं और नशे की बात करें तो पंजाब में नशा भी बहुत तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है। तो क्या इसमें NSUI ने इन 5 सालों में और आगे की क्या, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों में क्या योगदान रहा आप लोगों का, क्या नौजवानों को इस नशे के खिलाफ आपने खड़े होने का किसी तरह का कोई कार्यक्रम या कोई इस समय रोल अदा किया? जैसे 2016 में कांग्रेस पार्टी ने आते ही बोला था कि हम नशे का एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, आते ही उस तरीके को देखते हुए STF फोर्स बनाई गई। उस फोर्स को बनाते ही हमारे कितने हजारों ऐसे बड़े स्मगलर्स एंड XYZ जो लोग भी थे इस रीति में, उनको अंदर किया गया। लेकिन मैं कभी भी गुरेज नहीं करूंगा कि आज भी नशा अपनी उसी तादाद में घूम रहा है। उसको रोकने के लिए हम कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज में हमेशा अवेयरनेस कैंप्स लगाते ही रहते हैं, लेकिन उन चीजों को खत्म करने के लिए, उनको बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए हमारी जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। ये नेशनल बॉर्डर से ही हमारे लोग अंदर आ रहे हैं, नशा आ रहा है, हर चीजों की असले आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। उन चीजों को खत्म करने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ी तादाद पे सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इनको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो जवानी है वो किसी और की राह की ओर जा रही है। अगर कोई नेता या कोई लोग ये सोचें कि ये नहीं हो रहा, उसके लिए तो ये बात है कि अगर लगी तेरे कालजे छुरी नहीं, ए ना समझी कि शहर दे हालात हाले बुरे नहीं, कि अगर तुम्हारे घर में खुद को मार नहीं की गई तो ये मत सोचो कि शहर के हालात अभी ठीक हैं, बुरे नहीं हैं। ये बहुत गलत तरीके से लोगों के बीच में घुस चुका है। इस कोहड़ को खत्म करने के लिए बहुत तशद्दुद से काम करना पड़ेगा। बात युवाओं की है कि बाहर चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो और कंट्रीज हो, युवा जो है पहले आइलेट्स के इतने कोचिंग सेंटर हैं जो बहुत तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि रोजगार होगा तो युवा क्यों जाएगा बाहर? जो मैंने आपको बताया कि जिस फंक्शन को, टास्क को लेके हम लोग जा चुके हैं, उनमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो नौजवानों का मुद्दा आया है वो यही आया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को पैदा करना पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऐसे फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट अदायरे बढ़ाने पड़ेंगे। जो प्राइवेटाइजेशन की प्रथा को सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है उसको खत्म करते करते गवर्नमेंट के सेक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे नौजवानों को जॉब यहाँ पर ही मिले, अच्छे पे स्केल पे मिले, अच्छे सही तरीके से जितना वो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं उतना पे स्केल उनको मिल सके और वो बाहर की कंट्रीज में जाने की बजाय अपने देश में अपने परिवार के पास रह के काम कर सके। मेरा आखिरी सवाल, आप युवा हैं, आप युवाओं को एड्रेस करते हैं, युवाओं के एक तरह से रोल मॉडल हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार अगर फिर सत्ता में आती है तो युवाओं की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर कौन? ये पार्टी का डेकोरम है, पार्टी डिसाइड करेगी। हमें युवाओं की पसंद क्या है? हमारी पसंद हमारे नेता जो राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, हमारी पसंद वही होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अक्षय, जो कि पंजाब प्रदेश के NSUI के अध्यक्ष हैं। अब युवा जो है बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में। अब देखने वाली बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती है और
युवा जो प्रदेश के हैं वो किस पार्टी का हाथ थामते हैं। अभी पलवल के बामनीखेड़ा गांव में पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट और लूटपाट करने के साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का मामला सामने आया है। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया है कि सदर थाने में तैनात पुलिस कर्मचारी बहलूल थाने की गाड़ी पर तैनात था। तभी उसे सूचना मिली थी कि गांव बामनीखेड़ा में कोई झगड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वो अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां देखा कि कौशल नाम का व्यक्ति शराब पीकर अपने परिवार के साथ लोगों के साथ झगड़ा कर रहा था। जब पुलिसकर्मी ने कहा कि इसके खिलाफ शिकायत दो, जिस पर कौशल भड़क गया और पुलिस कर्मचारियों पर ही हमला कर दिया। उसके परिवार वालों ने भी अन्य पुलिस कर्मचारियों पर डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी की जेब से गाड़ी की चाबी और फोन भी लूट लिया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पुलिस के पास सूचना आई थी कि दारू पी करके झगड़ा कर रहे हैं और हमारी डायल 112 गाड़ी चली गई थी और इसी के साथ साथ थाने वाले आईओ भी चले गए थे। वहां उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई करी, मारपिटाई करी, गाड़ी की चाबी छीन ली, मोबाइल छीन लिया और टॉर्च वगैरह छीन ली और चाकू वगैरह से वार करने। का ये मामला है जहां पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के ऊपर यह हमला किया गया है, अपने आप में यह बेहद चौंकाने वाला मामला। पलवल में वैक्सीनेशन के लिए सामान्य सिरिंज की जगह अब ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इस बारे में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी योगेश मलिक ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 लाख नई ऑटो डिसेबल सिरिंज भी भेजी ताकि स्वास्थ्य कर्मियों ने निडल से होने वाले संक्रमण को खत्म किया जा सके। ऑटो डिसेबल सिरिंज की खासियत यह है कि इसे एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा किसी भी तरह इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता। नोडल अधिकारी ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बाद इसका प्रयोग भी शुरू कर दिया गया है। सरकार द्वारा भी इस टाइम पे 2 तरह की सिरिंज हमें उपलब्ध कराई गई हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक है, एक फुली ऑटोमेटिक है। जो ये सिरिंज है ये पूर्ण तरह से नई सिरिंज है जो हमारे पास आई है। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत इस सिरिंज की है, जो सेमी ऑटोमेटिक है उसका प्लंजर खींचने के बाद उसकी नीडल वापस चली जाती है सिरिंज के अंदर, और जो फुली ऑटोमेटिक है जैसे ही हम किसी को इंजेक्शन लगाते हैं और जैसे हम प्लंजर पूरा दबाएंगे, पूरा दबाने के साथ ही सिरिंज उसके जो नीडल है उसके अंदर वापस चली जाएगी। तोशाम में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर तिकोना पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है, जहां सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स की जिला प्रधान राजबाला ने कहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। 2018 में सरकार ने वादा किया था कि इनको 24,000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स की कोई भी मांग को पूरा नहीं किया। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।